हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े थे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री दोस्तों हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों उसका लास्ट पार्ट, जो कि आपका लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के देख लीजिएगा आज के लेक्चर में हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़े थे मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड के जनरल मैकेनिज्म के बारे में, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, साथ में ट्रांस डी एमिनेशन, यूरिया साइकिल एंड डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में। साथ में इसके डिजीज रिलेटेड भी पढ़े थे, जिससे अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से जो जो बीमारी होती हैं, लाइक अमोनिया मेटाबॉलिज्म, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, एल्केप्टोन्यूरिया होता है, जॉन्डिस जैसे होते हैं। क्लियर? तो ये सब बीमारी हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली है। आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में, जिसमें हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। दूसरा पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में। क्लियर? हम लास्ट स्टेप देखने वाले हैं कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कैसे एटीपी बनता है, और कैसे हमारी बॉडी एटीपी को यूटिलाइज करती है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों लास्ट टॉपिक अपना आज का लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है कि यह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं न्यूट्रिएंट में, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी न्यूट्रिएंट हम खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या प्रोटीन, इनको ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है ऑक्सीजन की हेल्प से इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें ऑक्सीजन की हेल्प से इन्हें ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा या तो इसमें इलेक्ट्रॉन को इसमें निकाला जाएगा। क्लियर? तो एनर्जी इसमें क्या होती है, एनर्जी यानी एटीपी रिलीज की जाती है। यह जो प्रोसेस होता है दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, नाम से क्लियर है, बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग। तो कह रहे हैं यह प्रोसेस जो होता है लिविंग सेल्स में होती है, यानी नॉन लिविंग सेल्स में यह प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी। यह प्रोसेस कहाँ पे होगी दोस्तों? लिविंग सेल्स में, यानी ऐसे प्राणी जो क्या है लिविंग है, उनके अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलेगी। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? केमिकल एनर्जी को यूजुअल एटीपी में बदलना, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलना, जिससे हमारी जो सेल्स हैं इस एटीपी का इस्तेमाल करके अपना काम कर सकें। क्लियर? तो कह रहे हैं कि केमिकल एनर्जी को किस में बदल देंगे? एटीपी के अंदर। केमिकल एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन को ऑक्सीजन की हेल्प से दोस्तों ऑक्सीडाइज किया जाता है और एटीपी में बदला जाता है। क्लियर? मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? केमिकल एनर्जी को यूजुअल एटीपी में बदल देना। ये जो एनर्जी होते हैं दोस्तों, ये ग्रोथ में, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, साथ में मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आदि के लिए बहुत जरूरी होता है। आप सुने होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन टू मॉलिक्यूल को फ्लो कराने के लिए हमको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट के एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, मसल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, इन सब के लिए दोस्तों एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी वो एनर्जी किसके रूप में होते हैं? एटीपी के रूप में होते हैं। मेन पार्ट इसमें हम क्या चैप्टर में 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहला हमने बताया था क्या पढ़ेंगे, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा इसमें जो पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या कीमो ऑस्मोसिस भी इसे कहते हैं। क्लियर? तुम एक एक करके पढ़ाएंगे। पहला पढ़ाएंगे ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए, ईटीसी एक सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। क्या है दोस्तों? प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है, यानी इसमें बता दें इसमें 4 टाइप के इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ईटीसी की बात करें तो इसमें 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि कहाँ होते हैं दोस्तों? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड पाए जाते हैं। और इनका पर्पज क्या होता है दोस्तों? यानी डीएच और या फिर डीएच2 से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना। हमने पढ़े हुए, जब हम पढ़े थे क्रेब्स साइकिल पढ़े थे, यानी टीसीएस साइकिल पढ़े थे, ग्लाइकोलिसिस पढ़े थे, तो हमने वहाँ पे देखा था यानी डीएच बन रहा था कहीं कहीं पे, या फिर डीएच2 बन रहा था। हमने पढ़े थे यानी डीएच बनता था कहीं कहीं पे, या फिर डीएच2 बनता था। तो इसका जो लास्ट स्टेप होता है क्या होता है कि इन जो यानी डीएच या फिर डीएच2 जो बने हुए हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेना, साथ में इलेक्ट्रॉन फ्लो से प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लेना। यानी कहने का मतलब है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहे हैं तो उतना, जितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे उतना प्रोटॉन क्या करेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कर देंगे, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर रिलीज कर देंगे
यानी यहाँ पे भेज देंगे, जिसके कारण दोस्तों प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहने का मतलब है एक्स्ट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और यह कहाँ पे होगा दोस्तों? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो। उसके बाद फिर क्या करना, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हैं तो वापस से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या नॉर्मल होने चाहेंगे, यानी एक्स्ट्रासेलुलर में जो बढ़े हुए हैं, जो बाहर साइड जो बढ़े हुए हैं वो क्या होंगे? नॉर्मल होना चाहेंगे। तो प्रोटॉन क्या होंगे? फिर धीरे धीरे अंदर आएंगे। तो जब धीरे धीरे अंदर आएंगे तो एक अगला कॉम्प्लेक्स आएगा दोस्तों एटीपी सिंथेटेज। इसके द्वारा क्या होगा? उस प्रोटॉन की एनर्जी को एक्सेप्ट करके क्या बना लिया जाएगा दोस्तों? एटीपी बना लिया जाएगा। क्या बना लिया जाएगा? एटीपी बना लिया जाएगा। यानी ऑक्सीजन, और एक चीज और याद रखिएगा, ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है। ऑक्सीजन जो होती है दोस्तों फाइनल में क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है और क्या बना लेती है? वाटर बना लेती है। क्लियर? ऑक्सीजन क्या करती है? फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके लास्ट में, अंतिम में ऑक्सीजन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी और वाटर बना लेगी। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो ईटीसी का क्या पर्पज होता है। लोकेशन की बात करें तो हमने देख लिया है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में होता है, क्रिस्टी रीजन में। क्रिस्टी का मतलब होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया का रीजन होता है, इसके अंदर जो इनफोल्डिंग होते हैं इसी को हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्लियर? ये इनफोल्डिंग वाले रीजन को हम क्रिस्टी बोलते हैं। आगे बात करेंगे, देखिए कंपोनेंट ऑफ ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के चैन के कितने कंपोनेंट होते हैं हमने पहले बता दिए थे। इसमें 4 मेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 मेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। साथ में उसमें 2 मोबाइल कैरियर होते हैं। मोबाइल कैरियर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, मोबाइल कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरी करने वाला। और क्या मोबाइल का मतलब क्या है? जो मूव कर सकें। क्या कर सकेंगे दोस्तों? मूव कर सकते हैं, यानी कहीं भी जो भी मेम्ब्रेन में इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन है वहाँ पे कहीं भी क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं। क्लियर? तो जिसमें जो पहला कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों वो कॉम्प्लेक्स 1 है, जिसको बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? NADH डिहाइड्रोजिनेज, जो कि क्या करता है? NADH जो होता है इससे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? NADH से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर देना और क्या जनरेट कर देना दोस्तों? NAD+ जनरेट कर देना। अब NAD+ जो जनरेट हुआ है तो वापस से कहाँ पे जाएगा दोस्तों? क्रेब्स साइकिल में जाएगा और वहाँ पे फिर से क्या बना लेगा? फिर किसी दूसरे की हाइड्रोजन की मदद से क्या बना लेगा? रिड्यूस होकर क्या बना लेगा दोस्तों? रिड्यूस होकर बना लेगा, हम सबको पता है NADH बना लेगा। और फिर उसे NADH यहाँ से फिर क्या होगा? आके फिर यहाँ पे ETS में अपना क्या करेगा? हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद क्या करेगा? ATP जनरेट करवाएगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन को यह क्या करेगा? कोएंजाइम Q को तक भेजता है। यानी जो देखो जो कॉम्प्लेक्स 1 था, कॉम्प्लेक्स 1 ने क्या किया? NADH से इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और किसको दे दिया दोस्तों? कोएंजाइम Q को। किसको दे दिया? कोएंजाइम Q को, जिसको यूबिक्विनोन Q भी बोला जाता है। क्लियर? और NAD जो होता है दोस्तों 4 हाइड्रोजन यानी 4 प्रोटॉन जो होगा इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या कर देगा? पंप कर देगा। यानी कहने का मतलब है जो इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें 4 हाइड्रोजन क्या करता है? पंप कर देता है। लोकेशन की बात करें तो वहीं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक कंडीशन होती है। अगला बात करेंगे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेकंड आता है जिसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यह क्या करता है? यह फिर DH2 से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और क्या जनरेट कर लेगा दोस्तों? यह फिर जनरेट करेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या कहाँ भेज देगा? इलेक्ट्रॉन को भेज देगा कोएंजाइम Q के पास। किसके पास दोस्तों? कोएंजाइम Q के पास। यह हाइड्रोजन पंप नहीं करता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन पंप नहीं करता है। इसलिए देखे होंगे जब यह फिर DH2 जो होता है NADH के कंपैरिजन में कम एनर्जी रिलीज करता है, यानी कम ATP का फॉर्मेशन करता है। लोकेशन की बात करें तीन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है। आगे बात करेंगे दोस्तों कोएंजाइम Q, जिसको यूबिक्विनोन भी बोला जाता है। अभी हमने ऊपर देखा 2 कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2। इन दोनों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके किसको दिए थे? कोएंजाइम Q के। तो कोएंजाइम Q क्या है? मोबाइल कैरियर, क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेता है और इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद किसको दे देगा दोस्तों? कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर कर देगा। इसका क्या काम है? कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन लेना और किसको ट्रांसफर कर देना? कॉम्प्लेक्स 3 को। क्लियर? ये जो होता है दोस्तों लिपिड सोल्युबल होता है, इनर मेम्ब्रेन में फ्रीली क्या कर सकता है?
सकता है, मूव कर सकता है, इसलिए इसे मोबाइल कैरियर के नाम दिया गया है। आगे बात करेंगे तो इसमें क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स 3, यानी जो अभी इलेक्ट्रॉन था यूवी क्यूनॉन ने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर कर दिया था। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स 3 क्या होता है दोस्तों, साइटोक्रोम B1 कॉम्प्लेक्स होता है। यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है किससे, कोएंजाइम Q से। अभी ऊपर हमने देखा था कोएंजाइम Q क्या करता था, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन लेता था, कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर करता था। तो कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा, वही कोएंजाइम Q से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा और साइटोक्रोम C को पास कर देगा, साइटोक्रोम C के पास भेज देगा। और ये भी जो होता है दोस्तों, 4 प्रोटॉन इंटरसेलुलर स्पेस में क्या कर देगा, पंप कर देता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने किया, कॉम्प्लेक्स थर्ड ने किया, कॉम्प्लेक्स सेकंड ने कोई हाइड्रोजन आयन, कोई प्रोटॉन इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप नहीं किया है। क्लियर। लोकेशन की बात करें दोस्तों, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे, इसने किसको दे दिया दोस्तों, साइटोक्रोम C के पास। तो अगला जो हमारा है क्या है, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C क्या है दोस्तों, मोबाइल प्रोटीन कैरियर होता है। ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड से लेकर, यानी इस थर्ड से इलेक्ट्रॉन को लेकर के किसको दे देगा दोस्तों, अगले कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को ट्रांसफर कर देता है। स्मॉल वाटर सोल्युबल प्रोटीन होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मूव कर सकता है। क्यों, क्योंकि हमको पता है क्या, मोबाइल प्रोटीन कैरियर होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। क्लियर। अगला जो है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 क्या, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है किसके, साइटोक्रोम C से। कहाँ से रिसीव करेगा दोस्तों, साइटोक्रोम C से। क्लियर। तो इस मोबाइल कैरियर जो था, इसको इससे क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, O2। O2 जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, जैसा हमने अभी पिछले कुछ समय पढ़ लिया है। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों, 2 प्रोटॉन इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करता है। लोकेशन की बात करें तो वहीं इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये भी प्रोसेस होती है। आगे बात करेंगे दोस्तों, प्रोसेस या मैकेनिज्म की। अभी तक हमने इसके कंपोनेंट देख लिए, 4 हमने कंपोनेंट में पढ़े, प्रोटीन कैरियर, और 2 हमने पढ़े इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कोएंजाइम Q, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3, उसके बाद साइटोक्रोम C, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रोसेस या मैकेनिज्म के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से एटीपी सिंथेसिस इस प्रकार होती है। जैसे पहला क्या हो गया, NADH हमने पढ़े थे। NADH क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू। किसके थ्रू डोनेट करता है, कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू। और क्या जनरेट कर देता है, NAD+। क्लियर। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से कोएंजाइम Q को क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स 1 की हेल्प से दोस्तों इसमें 4 प्रोटॉन इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप होते हैं और प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन को क्या कहाँ भेज दिया जा रहा है, इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो वहाँ पे प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, जो अगला स्टेप क्या था, FADH2। ये क्या करेगा दोस्तों, FADH2 क्या करता था, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड को। किसको डोनेट करता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेकंड को। और क्या जनरेट कर देता है, FAD जनरेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भी कोएंजाइम Q के पास भेजा जाता है, यहाँ पे भी कोएंजाइम Q के पास भेजा जाएगा। और कॉम्प्लेक्स जो सेकंड होता है हाइड्रोजन को पंप नहीं करता, इसलिए NADH की तुलना में FADH2 से कम ATP प्राप्त होती है। क्लियर। आगे बात करेंगे कोएंजाइम Q के बारे में। तो कोएंजाइम Q को यूवी क्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 को, यानी कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, साइटोक्रोम BC1, इसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। कॉम्प्लेक्स 3 की हेल्प से क्या होगा, 4 प्रोटॉन इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन में पंप किए जाते हैं और साइटोक्रोम C तक भेजा जाता है। अगला इसमें स्टेप लिखा गया है, यानी कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है, 4 प्रोटॉन इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन पे स्पेस में पंप होते हैं और अगला जो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे भेज दिया जाएगा हमारे साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C भी हमारे क्या मोबाइल कैरियर होता है। देखिए, साइटोक्रोम C क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 के भेजेगा। कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स 4 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोटॉन को ऐड करके क्या बना लेगा, हमारा वाटर बना लेगा। और कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है, 2 प्रोटॉन जो होते हैं इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होते हैं, पंप किए जाते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनेगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन आयन इन इंटरसेलुलर स्पेस। जब इंटरसेलुलर स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट, जब प्रोटॉन की मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो उसमें कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। यह इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहलाता है। क्लियर। अगला जो दोस्तों एटीपी सिंथेसिस, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर 5 कहेंगे और इसी को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। क्लियर। जो एटीपी सिंथेसिस है दोस्तों, इसको हम कॉम्प्लेक्स 5 कह सकते हैं और इसी को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। ईटीएस, अभी ऊपर हमने 4 पार्ट देखे थे, यहाँ तक क्या था दोस्तों, ईटीएस का पार्ट था, यानी इसके ऊपर क्या था, ईटीएस का। अब इसके नीचे जो पार्ट है कि इसका है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का पार्ट होता है। क्लियर।
आगे बात करेंगे एटीपी सिंथेसिस। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण दोस्तों हाइड्रोजन मैट्रिक्स में वापस आना चाहते हैं, क्यों? वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस में प्रोटॉन की मात्रा बहुत अधिक है, तो वापस आना चाहते हैं, वापस फ्लो करते हैं और एटीपी सिंथेसिस की मदद से यानी कॉम्प्लेक्स 5 की मदद से जो होती एनर्जी फ्लो होती एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड करके क्या बना दिया जाता है दोस्तों? एटीपी बना दिया जाता है। यही प्रोसेस जो होता है दोस्तों ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्लियर? देखिए अपना जो कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे एक शॉर्ट में हम इसको डायग्राम के माध्यम से दे दिए हैं। पहला क्या होता था दोस्तों? पहले क्या हुआ, एन ने क्या किया, 4 प्रोटॉन को यहाँ पे भेजेगा इंटरसोलर स्पेस में और एन कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों एन प्लस में, और फिर उसके बाद अगला कॉम्प्लेक्स जो होता है दोस्तों यह किसको करेगा, या फिर DS2 को, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर डी में। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 से कहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन? यूवी क्यूनॉन क्यू के पास। क्यों क्या करेगा? 3 को ट्रांसफर कर देगा, और 3 क्या करता है दोस्तों? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है, यानी प्रोटॉन को इंट्रासेलुलर स्पेस में पंप करता है, और उसके बाद फिर 3 किसको ट्रांसफर कर देगा? साइटोक्रोम C को, जो भी क्या है मोबाइल करियर है। मोबाइल करियर फिर क्या करेगा दोस्तों? कॉम्प्लेक्स 4 को ट्रांसफर कर देगा। 4 क्या करेगा? फिर से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा, और क्या करेगा? प्रोटॉन को इंटरसेलुलर स्पेस में पंप कर देगा, और ये क्या करता है? O2 क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और क्या बना लेगा दोस्तों? H2O बना लेगा। ये कहाँ तक पार्ट हो गया दोस्तों? ये पार्ट हो गया हमारा ETC का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ये पार्ट यहाँ तक खत्म होता है। क्लियर? इसको बताने से पहले आपको इसके आगे एक का डायग्राम दिखा देते हैं, बाकी वही सब चीज़ें उसमें भी लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे चार कॉम्प्लेक्स तक हमने देख लिए थे। कॉम्प्लेक्स 1 देखे, कॉम्प्लेक्स 2 देखे, कॉम्प्लेक्स 3 देखे, कॉम्प्लेक्स 4, ये अपने 2 मोबाइल कैरियर हमने देखे। तो अगला जो इसमें प्रोसेस होता है दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स 5 है, ये अपना कोई हो गया कॉम्प्लेक्स 5। तो यहाँ पे वाटर तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 में बन गया, तो जो प्रोटॉन बन गए हैं, जो हाइड्रोजन बहुत सारे हो गए, अब हाइड्रोजन वापस आना चाहते हैं। जब हाइड्रोजन वापस आना चाहेंगे, तो जब वापस आना चाहेंगे तो दोस्तों क्या करेगा? ATP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड करवा दे के, और क्या बनाएगा? ATP बना लेगा। ये क्या होता है? कीमो ऑस्मोसिस या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है। क्लियर? तो यही सब चीज़ें ऊपर भी लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ से क्लियर? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे बात करें तो ETC ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है? एरोबिक, मतलब ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ उसके लिए प्रोसेस होते हैं। ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी वाटर बनाती है। NADH से 2.5 ATP, और या फिर DS2 से 1.5 ATP मिलती है। ETC इनहिबिटर कैसे होते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो इसे इनहिबिट कर देते हैं, यानी इसके काम को करने से रोक देते हैं। जैसे साइनाइड हो गया, रोटिनाइड हो गया, एंटीमाइसिन ए हो गया, ये ATP प्रोडक्शन को रोक देते हैं, यानी सेल की डेथ करा देते हैं। अनकपल्ड होते हैं, जैसे 2,4-DNP हो गए, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और हीट रिलीज होता है, साथ में ATP से कम बनता है। ETC जनरेट ATP से सभी सेलुलर एक्टिविटी एनर्जी सोर्स लो, यानी जो इस यहाँ से ATC से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन से जो ATP जनरेट होती है, सभी सेलुलर एक्टिविटी के लिए क्या होती है? एनर्जी सोर्स का काम करती है। ओवरऑल देखें तो ETC प्लस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर किसी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सांस लेने के लिए, तो उसके लिए जो ETC है और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है? मेन सोर्स हैं किसके? ATP के। तो इसके अनुसार लगभग क्या होता है? 28 से लेकर 32 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अगला जो इसमें है दोस्तों ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, पहला हमने ETS को पढ़ लिया और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को भी हमने समझ लिया है। फिर से एक बात देखिएगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वो प्रोसेस है जिसमें ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बने प्रोटॉन ग्रेडियंट्स की एनर्जी का उपयोग करके ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट के द्वारा क्या बनाया जाता है दोस्तों? ATP बनाया जाता है, यानी सेल की एनर्जी बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री मानी जाती है। यह प्रोसेस जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन पर डिपेंड होता है, और ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, और क्या बना लेती है दोस्तों? वाटर बना लेती है। लोकेशन की बात करें तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है, और ATP सिंथेसिस एंजाइम इस पर काम करता है। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म की। तो पहला क्या? इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी D से क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स यानी 1, 4, 2, 3, 4 से क्या मूव करते थे ETC में, और इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना लेते थे। कहाँ पे? इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन में। तो फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। तो इंटरसेलुलर स्पेस में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होती है? लो होती है, यानी सेल के अंदर जो होती है हाइड्रोजन की यानी प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन होती है क्या दोस्तों? लो होती है। यह इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव
फोर्स कहलाता है। अगला बात करेंगे तो एटीपी सिंथेस होता है, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट की एनर्जी से प्रोटॉन वापस मैट्रिक्स में फ्लो करते हैं, और एटीपी सिंथेस जो कॉम्प्लेक्स 4 है इसके थ्रू प्रोटॉन फ्लो की एनर्जी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट्स मिलकर के क्या बना लेते हैं दोस्तों, एटीपी बना लेते हैं। आगे बात करेंगे वाटर का फॉर्मेशन। वाटर का फॉर्मेशन तो कॉम्प्लेक्स 4 में ही हो गया था। तो ईटीसी में इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन को देते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्लस जो प्रोटॉन है इसके साथ मिलकर के क्या बना लेता है दोस्तों, वाटर बना लेता है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी क्या होती है, एटीपी नहीं बनता। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एटीपी नहीं बन पाएगा। क्लियर। कपलिंग और अनकपलिंग क्या होते हैं, नॉर्मली बात करें तो ईटीसी एंड एटीपी सिंथेसिस टाइटली क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं, यानी साथ साथ चलने वाले रिएक्शंस होते हैं। अनकपल्ड कैसे होते हैं, जैसे 2,4 डीएनपी जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एटीपी कम बनता है और हीट जनरेट होती है। एग्जांपल के लिए ब्राउन फैट थ्रोम्बोसिस। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों एनर्जी यील्ड, यानी कितनी एनर्जी बनती है। तो हम बात करेंगे देखिए एटीपी फ्रॉम ENADH से। तो हर ENADH मॉलिक्यूल ईटीसी में डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन लगभग 2.5 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। सोर्स ऑफ NADH कहाँ से मिलता है, देखिए हमने पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है, पायरुवेट से मिलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम से मिलेगा, और TCS साइकिल से मिलता है। क्लियर। की पॉइंट की बात करें तो NAD कॉम्प्लेक्स 1 से इंटर करता है, हाइड्रोजन पंप ज़्यादा करता है, इसलिए एटीपी यहाँ पे भी क्या होती है, ज़्यादा, यानी 2.5 बनती है। अगला बात करें तो एटीपी फ्रॉम FADH2 से। यहाँ पे देखिए FADH2 मॉलिक्यूल ETS में क्या होते हैं, डोनेट करते हैं, और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन 1.5 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। सोर्स की बात करें तो FADH2 कहाँ से मिलता है, TCS साइकिल से मिलता है, मेनली जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा होता है। क्लियर। की पॉइंट की बात करें तो FADH2 जो होता है कॉम्प्लेक्स सेकंड से इंटर होता है और प्रोटॉन पंप नहीं करता, इसलिए यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन भी कम होती है। आगे बात करेंगे एटीपी फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस O2 से मिलकर के क्या बना लेती है, वाटर बना लेते हैं। बिना ऑक्सीजन ईटीसी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और एटीपी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। क्लियर। तो टोटल की बात करें तो सोर्स यहाँ से मिला, देखिए टोटल एटीपी पर ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। तो ग्लाइकोलाइसिस से NADH मिला 2.5 एटीपी, TCS साइकिल से मिलता है लगभग कितना, 10 NADH। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों हमारे 25। TCS साइकिल से FADH बात करें तो लगभग 2 मिलता है। देखिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए जो साइकिल रन करेगा 2 बार करेगा, आपको याद होगा, ये भी क्या होगा, 2 बार होगा। क्लियर। तो एक TCS साइकिल के लिए कितना होगा, 2 बार। क्लियर। आगे बात करेंगे टोटल एटीपी इसमें जो बनेगा लगभग 28 से लेकर 32 बनता है। नेट अप्रॉक्सीमेट इल डिपेंड ऑन द सेल टाइप एंड सटल सिस्टम। सटल सिस्टम कौन सा है, सेल का टाइप क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि 28 बनेगा या 32 कर बनेगा। इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस की बात करें तो मेन सोर्स ऑफ सेलुलर एटीपी क्या होते हैं, जैसे ही मेन सोर्स ऑफ सेलुलर एटीपी की क्या है, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, स्केलेटल मसल्स के लिए एनर्जी के लिए बात हुए। एरोबिक प्रोसेस होता है, जैसे ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है, हम सबको पता है। ETS इनहिबिटर, साइनाइड, रोटेनाइड एटीपी प्रोडक्शन को रोक देते हैं, और सेल क्या कर देते हैं, डेथ करा देते हैं। अनकपल्ड होते हैं, जैसे हीट जनरेशन या थ्रोम्बोजेनेसिस, यानी ब्राउन फैट का क्या होता है, थ्रोम्बोजेनेसिस हो जाता है। क्लियर। तो इसके बाद ये अपना डायग्राम है जिसको ऑलरेडी हमने समझ लिया। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा जो चैप्टर था, हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको जाना समझ आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।